हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो कि 2019-20 के बजट पर आधारित कोई प्रश्न हैं। दोस्तों, आप लोगों का कमेंट आया था कि जीके का डालो, तो हम इसीलिए जीके का लेकर आए हैं। दोस्तों, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। यह हर साल वित्त मंत्री के संसद में पेश किया जाता है। इस बजट के माध्यम से सरकार देश को यह बताती है कि उसको पिछले वित्त वर्ष में कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च किया गया। साथ ही अगले वित्त वर्ष के लिए उसके बजट का अनुमान है क्या है। तो दोस्तों, ये सब बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस लेख में जागरण पेश जो उसने बजट 2019 पर आधारित 10 प्रश्नों का एक सेट तैयार किया। यह सेट IAS, PCS, बैंकिंग और बहुत सी जगहों के लिए है, प्रतियोगी परीक्षाओं, हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, मिनी बजट, बोन ऑन अकाउंट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। मिनी बजट और बोन अकाउंट जो होता है दोनों होते हैं, क्योंकि किसी सरकार के अंतिम बजट को अंतरिम बजट या फिर बोर्ड ऑन अकाउंट या फिर मिनी बजट की संख्या दी जाती है। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट की बात कही गई है? दोस्तों, इसके भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे पेपर में। तो दोस्तों, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 112। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 112 जो है वो संविधान के बजट की बात कही गई है अनुच्छेद 112 में। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में व्यवस्था है कि सरकार में संसद अपने आय और व्यय का लेखा जोखा रखे, ताकि देश को यह पता चल सके कि सरकार ने पिछले साल कितना धन खर्च किया और कितना हासिल किया। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के संबंध में सरकार की क्या योजना है। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2019 में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने गैस सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया था? दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 लाख, 10 लाख और 5 लाख और 8 लाख। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 8 लाख। 8 लाख उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर बांटने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों, इसके बारे में भी कुछ खास जानकारी है। उज्ज्वला योजना में दिए गए कनेक्शनों की संख्याओं को 8 करोड़ करने के लक्ष्य का रखा गया है। अब तक देश में 6 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2019 में वित्तीय घाटा GDP के कितने प्रतिशत को रहने का लक्ष्य रखा गया? दोस्तों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3.1%, 3.5%, 3.4% और 4.4%। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों 3.4% होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इसके बारे में एक खास जानकारी है, बजट 2019-20 में वित्तीय घाटा GDP के 3.4% का अनुपात, जबकि अगले वर्ष 3.1 रहने का अनुपात रखा गया है। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजट 2019-20 के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों बताइए। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देश में टैक्स रिटर्न वाले भारत की 6 करोड़ 85 लाख हो गई है। गारंटी के भुगतान को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 जनवरी 2019 से लागू होगी। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि पहली बजट 3 लाख करोड़ को पार कर गई है। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, इनमें से ऑप्शन सी सही है। और इसके बारे में कुछ खास जानकारी, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी। इस योजना में 6,000 रुपये प्रति वर्ष उन किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन। इस योजना पर आने वाले 75,000 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 बजट 2019-20 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मद कौन सी है? दोस्तों, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋण आएगी, रक्षा आएगी, केंद्रीय योजना पर व्यय, करों एवं शुल्कों का राज्य हिस्सा। दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों, इसमें से डी ऑप्शन सही है, करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा होगा। दोस्तों, हम इसके भी बारे में कुछ खास व्याख्या कर देते हैं। बजट 2019 में सरकार की खर्च की सबसे बड़ी मंद करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है। केंद्र सरकार को करों एवं शुल्कों के रूप में राज्यों में अपने कुल का व्यय
23% खर्च करना पड़ता है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बजट 2019-20 में सरकार की आय प्राप्ति की सबसे बड़ी मद कौन सी है। दोस्तों तो इनमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से? वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, उधार एवं अन्य देयताएं, ए और बी दोनों। दोस्तों इनमें से ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। और इसके बारे में कुछ खास व्याख्या भी है। 2019-20 में सरकार की आय की प्राप्ति बड़ी मदें वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर, इन मदों से सरकार को 21 से 21 आय प्राप्त होगी। इसके आय की सबसे बड़ी मद उधार एवं देयताएं 17% हैं। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? दोस्तों बताइए। बजट अनुमानों में राजस्व को सकल घरेलू के 3.4 पर रखने का निर्धारित किया गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमानों में प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पादन के 2.1 तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। दोस्तों क्योंकि ऑप्शन में दिए गए सभी कथन गलत हैं। सरकार ने बजट अनुमान में राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 2.2 पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद में 3.4 तक रोकने का लक्ष्य रखा गया है और प्राथमिक घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में आयकर किस दर से लगाया जाता है। दोस्तों इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधोगामी दर से, प्रगतिशील दर से, घटती हुई दर से और अनुपातिक दर से। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, अधोगामी दर से। दोस्तों इसके बारे में कुछ खास व्याख्या है। भारत में आयकर का निर्धारण आयोग की दर से किया जाता है। इस दर में शुरुआत में 2 की दर प्रगतिशील होती है, लेकिन फिर एक आय स्तर के यह दर अनुपातिक हो जाती है। अर्थात शुरुआत में सभी करदाताओं से बढ़ती हुई दर से कर लिया जाता है, जबकि बाद में कर की दर सभी के लिए समान हो जाती है। भारत में 10 लाख की आय पर कर की दर बढ़ती हुई रहती है, जबकि 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% की दर से लगाया गया कर, हालांकि 50 लाख से अधिक कमाने वालों पर सरकार अधिक भार लगाती है। दोस्तों हम अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा कुल कितना शेष लगाया गया था। दोस्तों 4%, 3.5%, 3%, 0.5%। दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों ऑप्शन ए इसमें सही होगा। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ खास व्याख्या है। व्याख्या में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपकर या शेष लगाए जाते हैं। इनके नाम हैं फ्रैक्चर शेष, एजुकेशन शेष, स्वच्छ भारत शेष, कृषि कल्याण शेष और हेल्थ एंड एजुकेशन शेष। इन सभी उपकरों की दरों को जोड़ने के बाद सरकार की कुल दर 4% हो गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें कमेंट बताइए आप लोगों को कैसी वीडियो और किस तरह की वीडियो चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ये जय हिंद।